नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम खुशवंत सिंह की लिखी हुई एक बेहद क्लासिक और दिल को छू लेने वाली शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर गहराई से बात करने वाले हैं। इस कहानी में एक लेखक और उसकी दादी के बीच के बदलते भावुक और गहरे रिश्ते को बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत कहानी के सफर पर चलते हैं। ओके, तो सीधे इस कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य पर आते हैं। लेखक कहते हैं, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने दादा दादी को जवान या यंग इमेजिन किया है? लेखक के लिए भी ये सोचना लगभग असंभव और अजीब था कि उनकी बूढ़ी और झुर्रियों वाली दादी कभी जवान और खूबसूरत भी रही होंगी। सच कहें तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे शायद हम सभी गुजरते हैं, है ना? हम हमेशा अपने से बड़ों को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हमने उन्हें बचपन से देखा होता है। कहानी की शुरुआत में ही खुशवंत सिंह हमें दादी की एक बहुत ही ठोस और रियल तस्वीर दिखाते हैं। वो कद में छोटी हैं, थोड़ी मोटी और हल्की सी झुकी हुई हैं। एक हाथ हमेशा अपनी कमर पर रखें, बेदाग सफ़ेद कपड़ों में, अपने होठों पर लगातार प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए और हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए वो पूरे घर में घूमती रहती हैं। ये उनका वो रूप है जो एकदम स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। भाग 1, एन अनचेंजिंग पोर्ट्रेट। चलिए अब उनके किरदार के इस पहले और बेहद खास पहलू को समझते हैं। इस कहानी में दादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। जरा इस पर गौर कीजिए। लेखक ने अपनी दादी की गहरी शांति और संतुष्टि की तुलना पहाड़ों के एक बर्फीले, शांत और सफ़ेद नज़ारे से की है। ये शब्द हमें बताते हैं कि वो अंदर से कितनी शांत थीं। उनका आध्यात्मिक जुड़ाव इतना गहरा था कि उनका पूरा वजूद ही शांति का एक जीता जागता उदाहरण बन गया था। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। कहानी मुख्य रूप से 4 अलग-अलग जगहों से होकर गुजरती है: गांव, शहर का घर, यूनिवर्सिटी और अंत में विदेश में पढ़ाई। जैसे जैसे इनकी रहने की जगहें बदलती हैं और भौतिक दूरियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे इस मजबूत रिश्ते में किस तरह एक ठहराव और दूरी आ जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प है। भाग 2, विलेज बॉन्ड्स एंड टेम्पल प्रेयर्स। बचपन में उनके दिन की शुरुआत आखिर होती कैसे थी? ये रूटीन बहुत ही प्यारा था। दादी सुबह सुबह प्रार्थना गाते हुए बच्चे को जगाती थीं। वो उसकी लकड़ी की स्लेट तैयार करती थीं और नाश्ते में बासी और मोटी रोटियों पर ढेर सारा मक्खन और चीनी लगाकर खिलाती थीं। इसके बाद दोनों हमेशा साथ में मंदिर वाले स्कूल जाते थे और मज़ेदार बात यह थी कि लौटते वक्त वो गांव के कुत्तों को वही बासी रोटियां खिलाते थे। ये दिखाता है कि कैसे एक बच्चे की पढ़ाई, दादी का अध्यात्म और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव, सब कुछ एक बहुत ही परफेक्ट तालमेल में चल रहा था। भाग 3, द सिटी टर्निंग पॉइंट। यहीं से इस रिश्ते में वो पहला बड़ा मोड़ आता है। अब इन दोनों स्कूलों की तुलना इस बदलाव को बहुत गहराई से दर्शाती है। गांव के स्कूल में जहां पुजारी थे, धार्मिक ग्रंथ थे, सुबह की प्रार्थना थी, वहीं शहर के इंग्लिश स्कूल में मोटर बस थी, विज्ञान था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था और गुरुत्वाकर्षण का नियम था। लेकिन वहां ईश्वर या धार्मिक ग्रंथों की कोई बात नहीं होती थी। इन दोनों दुनियाओं के बीच अब एक बहुत गहरी सांस्कृतिक खाई बन रही थी, जिसे पार करना दादी के लिए नामुमकिन सा था। इस दौरान दादी की खामोश नाराजगी को समझना भी बहुत अहम है। जब लेखक ने उन्हें बताया कि उसे स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है तो वो बहुत परेशान हो गईं। दरअसल दादी की नज़र में संगीत का संबंध वेश्याओं और भिखारियों से था। वो इसे अच्छे परिवारों के लिए सही नहीं मानती थीं। बस इसके बाद से ही उन्होंने बात करना लगभग बंद कर दिया। और सच कहूं तो उनकी यही चुप्पी इस रिश्ते में आने वाली एक लंबी दूरी की शुरुआत थी। भाग 4, अ रिजाइंड सिक्लूजन, यानी सब कुछ स्वीकार करके अपना लिया गया अकेलापन। जब लेखक यूनिवर्सिटी गए और उन्हें अपना अलग कमरा मिल गया तो रिश्ते की वो आखिरी कड़ी भी टूट गई, लेकिन दादी ने इसकी शिकायत नहीं की। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरापिंग्स, यानी चिड़ियों की चहचहाहट से भरा एक खुशनुमा और अव्यवस्थित शोर। अपने इस अकेलेपन में दादी ने खुद को कुछ इसी तरह ढाल लिया था। अब उनके दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा वो होता था जब वो बरामदे में बैठकर सैकड़ों चिड़ियों को दाना खिलाती थीं। वो चिड़ियां बेझिझक उनके पैरों, कंधों और यहाँ तक कि सिर पे आकर बैठ जाती थीं। फिर एक और जुदाई का वक्त आया। लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पूरे 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में शायद दादी बहुत भावुक होंगी, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल खामोश थीं। उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया। उनके होंठ बस प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही शांति से लेखक के माथे को चूमा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब 5 साल बाद वो वापस लौटे तो दादी उन्हें लेने स्टेशन आई।
और वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं। लेकिन घर वापसी की उस शाम कुछ बहुत ही अजीब और अलग हुआ। दादी ने अपनी बरसों पुरानी पक्की दिनचर्या तोड़ दी। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी फटी पुरानी ढोलक ली और कई घंटों तक घर लौटने वाले योद्धाओं के गीत गाती रहीं और ढोलक बजाती रही। ये पहली बार था जब लेखक ने उन्हें बिना प्रार्थना किए देखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। भाग 5 द साइलेंट फेयरवेयर। उस थकान के बाद जब वो बीमार पड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि ये बस हल्का बुखार है और उतर जाएगा। लेकिन दादी को एहसास हो गया था कि अब उनका अंत करीब है। उन्होंने अपने अंतिम पलों में किसी से भी बात करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। वो शांति से बिस्तर पर लेटी रहीं, अपनी माला जपती रहीं, जब तक कि उनके होंठ चलना बंद नहीं हो गए और रुद्राक्ष की माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर नहीं गई। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन छा गया था। कहानी का यह अंतिम हिस्सा बेहद मार्मिक और शक्तिशाली है। जब दादी के मृत शरीर को जमीन पर रखा गया तो सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी उनके कमरे में पड़ रही थी, और तभी पूरे कमरे और बरामदे में हजारों चिड़ियां आकर बैठ गईं। लेकिन इस बार वहां बिल्कुल भी चहचहाहट नहीं थी, एकदम सन्नाटा। वो सब बहुत ही शांति से अपना शोक मना रही थीं। और ये दृश्य बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि प्रकृति और इंसानों का जुड़ाव कितना गहरा हो सकता है। जब लेखक की मां को लगा कि चिड़ियां भूखी होंगी तो उन्होंने दादी की तरह ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर वहां डाले। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चिड़ियों ने उन टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं। और जब दादी का शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो वो सब खामोशी से वहां से उड़ गईं। अगले दिन वो रोटी के टुकड़े वैसे के वैसे ही झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल दिए गए। अब इस पूरी कहानी को महसूस करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में छूट जाता है। उन चिड़ियों का उन रोटी के टुकड़ों को ठुकरा देना दादी की असली विरासत और प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में आखिर क्या दर्शाता है? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ रिश्ते शब्दों से बहुत परे होते हैं, जो पीढ़ियों और प्रजातियों दोनों की सीमाओं से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।